शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। यूजुअली आप किसी से भी बात करोगे तो वो कहते हैं कि भैया ये बहुत ही सेफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। आए दिन कमेंट्स में भी काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं भैया एक वीडियो बना दीजिए इस पर, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल पे। लेकिन कैसा रहेगा कि ये सो कॉल्ड सेफ स्ट्रैटेजी को लेकर भी एक ट्रेडर पूरी तरीके से कंगाल हो गया, बैंकरप्ट हो गया। काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार अगर आपके पास बड़ा पैसा हो, अंधा पैसा हो, ढेर सारा पैसा हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता फ्रॉम मेकिंग मोर मनी एंड मोर प्रॉफिट्स। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के बड़ा पैसा भी किसी काम का नहीं। कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि मान लेते मैं आप लोगों को 10 करोड़ रुपए भी दे दूँ, जो ऑब्वियसली मैं नहीं दूंगा, लेकिन मान लो अगर मैं देता हूँ तो वो भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप उसको एक महीने में ज़ीरो कर सकते हो। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स, एक ऐसे ही ट्रेडर की है जिसको ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक समय पे इंडेक्स ट्रेडिंग का बादशाह माना जाने लग गया था। पूरे ट्रेडिंग डेस्क पे चहल पहल रहती थी। और मैं बात कर रहा हूँ जब फ्लोर ट्रेडिंग बहुत चलता था, मतलब फ्लोर पे जाके जो चिल्लाते थे, जैसे स्कैम 1992 में भी आपने देखा था। पर कैसे रहेगा कि एक ऐसा शख्स जिसको ट्रेडिंग का चैंपियन, स्पेकुलेशन का चैंपियन माना जाता था, उसने रातों रात ना ही केवल अपने लॉसेस बढ़ा दिए, अपने ट्रेडिंग डेस्क के लॉसेस बढ़ा दिए, अपने बैंक जिसके बिहाफ पे कर रहा था उसको कंगाल कर दिया और पूरे सिंगापुरियन एक्सचेंज को हिला दिया। आज की ये कहानी है निक लीसन की। दोस्तों इसके बारे में हमने पहले भी अपनी किसी वीडियो में चर्चा करी है, लेकिन आज का ये जो वीडियो होगा डिटेल में चर्चा करने वाला है कि कौन था निक लीसन, क्या गलतियां करी उससे, जिससे हमें क्या सीखने मिलता है, और किस प्रकार से ये जो लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा है कि यार बॉस आपके पास अगर ढेर सारा पैसा होगा तो आप कभी भी बर्बाद नहीं होगे, वो कितना गलत है, वो आज की इस वीडियो में आप समझ पाओगे। मैं ये रियल ट्रेडर्स, रियल इंसिडेंट्स, ये सारी रियल कहानियाँ इसलिए लेके आता हूँ अपने चैनल पर ताकि आपको सीखने भी मिले, प्लस आप मेरे साथ वो हिस्ट्री भी जियो। इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे 20,000 लाइक्स अगर आपको नेक्स्ट स्टोरी जल्द से जल्द चाहिए। लास्ट काफ़ी वीडियोस में जो हमने स्टोरी वाले लेके आए आपने बहुत सारा प्यार बरसाया और इसीलिए बैक टू बैक हमारी स्टोरीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो मेक श्योर लाइक्स में कंजूसी ना करें। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। SGX, अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटी में लास्ट 1 साल से भी हैं तो इस शब्द से रूबरू हो चुके होंगे। सिंगापुरियन एक्सचेंज, आपने अक्सर सुना होगा इसके बारे में। रात को अगर कोई मनुष्य कोई चीज़ देखता है तो वो केवल 2 ही चीज़ें छुपके देखता है। पहली चीज़ है SGX, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ओवरनाइट पोजीशन है, और दूसरी हाँ, दूसरी होती है टीवी बिकॉज बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होते हैं तो छुपा के देखना पड़ता है। पता नहीं आप लोगों ने क्या सोचा। तो आपको समझना होगा कि SGX लोग इसलिए देखते हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों के ओवरनाइट पोजीशन होते हैं। कोई कॉल लेके जाता है, कोई पुट लेके जाता है, कोई फ्यूचर्स बाय करके जाता है, फ्यूचर सेल करके जाता है, तो उनको देखना रहता है कि यार कल क्या होगा, गैप अप गैप डाउन। मेरे हिसाब से तो यूजलेस एक्टिविटी। अगर रात को देखते हो, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो ठीक है, बट कौन सा आप रात को जाके अपने एक्सचेंजेस खुलवा के आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये केवल काल्पनिक चीज़ें ट्विटर पे होती है जब रातों रात कॉल सुबह पुट में बदल जाता है, तो रियल लाइफ में ये नहीं होता है। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपको कहूं कि SGX एक दिन ऐसा था जब पूरी तरीके से पानी हो गया था। 1762 ये वो समय था जब एक प्राइवेट बैंक एस्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम है बेरिंग्स। जी हाँ, ये इतना रिनाउन था, इतना नामी था, इतना विख्यात था कि जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी वो खुद इनकी एक क्लाइंट थी। इनफैक्ट ये जब भी अपने कस्टमर्स को अप्रोच करते थे तो उनको ज़रूर बताते थे, जो उनके टॉप HNIs क्लाइंट्स थे, कि भाई साहब क्वीन ऑफ इंग्लैंड हमारी क्लाइंट है। मतलब आप समझ सकते हो, सबसे पुरानी पहली प्राइवेट बैंक लंदन की, इनफैक्ट दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक्स थी, प्राइवेट बैंक जो ऑर्गेनाइज थी। इस बैंक की किस्मत बदलने के लिए आया एक 27 ईयर ओल्ड बंदा जिसका नाम था निक लीसन। निक लीसन पहले JP मॉर्गन में काम कर चुका था, ऑपरेशंस में काम करता था, और उसके बाद उसको एक क्लरिकल जॉब के लिए बेरिंग्स में लिया गया। देखो तनख्वाह ज़्यादा मिल रही थी, सैलरी ज़्यादा मिल रही थी, एम्बिशियस काफ़ी ज़्यादा था। उसको लगा यार JP मॉर्गन में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है तो चलो बेरिंग्स में चलते, बिकॉज बेरिंग्स इतनी पुरानी बैंक है और उसको संभालेंगे। इतना एम्बिशियस था कि उसको एट द एंड ना ट्रेडिंग फ्लोर पे काम करना था। निक को बैंक ऑफ इंडोनेशिया भेजने की योजना बनाई जाती है बिकॉज निक का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है और कुछ क्लरिकल काम रहता है इंडोनेशिया में। निक को पता है कि यार डायरेक्ट टू ट्रेडिंग में उसको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इंडोनेशिया का काम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए बिकॉज इनका मेन ऑफिस बेरिंग्स का लंदन में था। किसी तरह जाके इंडोनेशिया में जाके इसको काम दिया गया था सारे फाइल्स, बॉन्ड्स, डेटा को रिकंसाइल करने का।
अगर उसने सही समय पे ये कर दिया तो वो एक इंप्रेशन जमा सकता है और बॉसेस को चाटने के बाद वो अपने रैंक्स में ऊपर जा सकता है और ट्रेडिंग फ्लोर भी शायद उसको मिल सकता है। टिपिकल जो कॉर्पोरेट में होता है ना कि आप बॉस के यस सर करो, बॉस की बीवी के लिए आप साड़ी लेके जाओ, घर के लिए मिठाई लेके जाओ तो आपका प्रमोशन हो जाता है, वैसे ही इसने भी सोचा। मतलब सिर्फ अपने देश में नहीं होता, हर जगह होता है। तो ये भाई ने भी यही सोचा कि भाई ये करूँगा तो अपना प्रमोशन हो जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। इंडोनेशिया में जाके भाई ने बढ़िया तहलका मचाया, सारी चीज़ें करी एंड फिर उसको ट्रेडिंग फ्लोर के लिए प्रमोट कर दिया गया। अब सीन ये था कि बैरिंग्स का लंदन में एग्जिस्टेंस था और ये मर्चेंट बैंकर्स द्वारा ज़्यादा चलते थे, सारे ओल्ड स्कूल थिंकिंग वाले, पुराने जो बैंकिंग रहता था कि कासा अकाउंट्स को लाओ, लोन दो, ये दो। अब इनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि नई दुनिया में नई पीढ़ी को मौका देना पड़ेगा, बिकॉज नए तरीके आ चुके हैं एंड दे वर लुकिंग आउट कि किस प्रकार से काफ़ी सारे बैंक्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उन लोगों ने सिंगापुर में अपना एक यूनिट खोलने का फैसला किया और सिंगापुर के यूनिट को संभालने का नेतृत्व दिया गया निक लेसन को। अब निक लेसन तो खुश भाई कि ये जो सिंगापुर इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज है वहाँ पर जाके इनको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अच्छा, बहुत बार हम लोगों को ये लगता है कि ये जो बड़े बड़े प्रॉप डेस्क में, बड़े बड़े हेज फंड्स में जो ट्रेडर्स होते हैं, अदर देन द ट्रेड मैनेजर जो खुद अपना बुक चला रहा है, उसके अलावा जितने लोग होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं, बहुत ही खतरनाक वाले ट्रेडर होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इतिहास गवाह है कि मैक्सिमम हेज फंड्स में ये जो सो कॉल्ड स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वही लोग डुबा देते हैं इन हेज फंड्स को। इसलिए पहला लेसन तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि भैया हम जब तक प्रॉप डेस्क में काम नहीं करेंगे, जब तक ये काम नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको बता दूं कि ये जो डेस्क और हेज फंड्स में मैक्सिमम लोग भी काम करते हैं, ठीक है, नो डाउट, आई एम नॉट टेकिंग अवे देयर स्किल्स, बट इनके पास मेजर एज क्या होता है पता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। ब्रोकर्स के साथ कनेक्ट होता है, प्रीमियम ब्रोकर्स होते हैं जो इनको एडवांस में नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देते हैं, नेटवर्क इनका बहुत बड़ा रहता है। तो पहली चीज़ तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि भाई जब तक मैं एक प्रॉप डेस्क में काम नहीं करूंगा या करूंगी। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं, इंडिया में अगर आप प्रॉप डेस्क में काम करने जाओगे न्यू कमर्स, वो हार्डली आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम आप अगर गलती से 5% पे आ गए तो वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉप डेस्क का सीन इंडिया में यही है। बिकॉज उनको पैसे बनाने से मतलब है, सेट एल्गोस चल रहे हैं उनके, बस सामने वाले को पंच करना है, पंच इन पंच आउट करना है। तो सीखने के लिए आपको क्या ही मिलेगा? बड़ी क्वांटिटीज़ आप देखोगे, साइकोलॉजी आपकी बिगड़ जाएगी, बाहर आके आप ट्रेड करो तो कर नहीं पाओगे। बाय द वे कमेंट्स में हेज फंड लिखेगा अगर आपको हेज फंड रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, मैं बहुत जल्द से जल्द बनाऊंगा। और वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए। चलिए निक पे आते हैं। तो निक एडवांस करते जा रहा था अपने करियर में और उसे प्रमोट किया गया एज अ मैनेजर ऑफ द न्यू ऑपरेशंस इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन द सिंगापुरियन मार्केट। अब भाई बिल्कुल खुश कि भाई अब अपन को करने मिलेगा ये, अब अपन लेके आएंगे सैलाब, हिला देंगे सारे, बिकॉज सिंगापुरियन मॉनेटरी एक्सचेंज का लाइसेंस भी मिल गया है, जिसको SIMEX भी कहते हैं। जैसे मतलब शॉर्ट फॉर्म पे इसको ये कहते हैं कि भाई अब यहाँ पर अपन एक्सचेंज में जाके तगड़ी वाली ट्रेडिंग करेंगे। सो निक वहाँ पे ट्रेडिंग शुरू करता है। स्टार्टिंग के दिन कुछ ठीक ठाक रखते हैं, फ्लोर पे वो जाता है, 4 अपने अंदर ट्रेडर रखता है, बिल्कुल नौसिखिए, जैसे तैसे करके मैनेज करता है। और जो बेयरिंग्स होती है ना, उनको ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रहती। वो सोचते हैं कि चलो नया यूनिट है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लेगा, क्या करेंगे। लेकिन निक तगड़े प्रॉफिट बना के देना शुरू करता है, जिस पे मैनेजर्स बड़े खुश हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उस क्वार्टर का, इनफैक्ट उस ईयर का 10% प्रॉफिट इस नई यूनिट सिंगापुर से आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप इतना तगड़ा प्रॉफिट बनाओगे इतने पुरानी बैंक के लिए, तो कहीं ना कहीं आप नज़र में आ जाते हो। और इसके जो टॉप मैनेजर्स थे वो सोचे यार इसके चक्कर में हम लोगों के बोनस बन रहे हैं, तो ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ है। इनफैक्ट एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था जब इनका ही निक का एक सुपर मैनेजर लेके जाता है इनको एक कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर कि सबको निक को गाइड करना रहता है, सारे यूनिट्स को, लंदन, UK, US, यूरोप, जहाँ पर भी है बेयरिंग्स को, कि भाई आप लोगों को भी ट्रेडिंग करनी होगी अपने अच्छे बनाने के लिए। लेकिन फिर एक हादसा होता है। निक के अंडर एक लेडी ट्रेडर होती है जिससे गलती से $20,000 का नुकसान हो जाता है, $20,000 का नुकसान। कमेंट्स में बताना कितने का नुकसान हो गया पैसों में, थोड़ा नंबर देख के मज़ा आता है इसलिए। तो अब निक क्या चाहता था कि मेरी इमेज स्पॉइल ना हो, क्योंकि उसको और ऊपर जाना था, उसको बड़ा खेलना था। तो वो क्या कर रहा है, वो सोचा और उसको एक आइडिया लगा। जब वो अपने सिंगापुरियन ब्रांच, जहाँ पे ज़्यादा लोग थे भी नहीं, कि अकाउंटेंट से बात कर रहा था, तो उसके अकाउंटेंट ने बताया अबाउट एरर अकाउंट। एरर अकाउंट ये क्या होता है?
तो उस समय पे जितने बैंक्स थे, मर्चेंट बैंक्स थे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे, ये एक सेपरेट अकाउंट बना के रखते थे जिसको एरर अकाउंट कहते हैं, जहां पर जितने भी एरर होते हैं रिकंसिलिएशन में, डेटा में, या गलती से मान लो कुछ अभी रिकॉर्ड में वो लॉस दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में लॉस नहीं है, कुछ मिसमैच हुआ है बाइंग और सेलिंग में, तो वो सारे क्रेडिट्स एंड डेबिट्स इस अकाउंट में डाले जाते थे और नेक्स्ट मंथ तक उसका एक थोड़ा सेटलमेंट कर दिया जाता था कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये गलत से एक यहाँ पे लॉस था, अब मेरे को दिख गया कौन सा ट्रेड में प्रॉफिट था, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करते थे। और यही अकाउंट था जिसके चक्कर में पूरी बैंक गिर गई थी। निक ने इस अकाउंट को नाम दिया 88888 58। क्यों? बिकॉज जब वो अकाउंटेंट से बात कर रहा था तो अकाउंटेंट ने कहा कि भाई ये चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 बहुत लकी नंबर होता है। तो निक बोला यार चलो सुपर लकी बना देते हैं, 5 डिजिट का बनाना है, पूरे 88888 रख लो। तो यहाँ से वो सारे लॉसेस शिफ्ट करता था। पहले उसने उस लड़की के लॉस को शिफ्ट किया यहाँ पे। बेसिकली जैसे एक एग्जाम्पल अगर दूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, जैसे मान लो किसी को अगर 2-3 करोड़ का लॉस भी हो गया तो वो उसको एक अपना अलग अकाउंट बताता है, वो अलग जस्टिफिकेशन देंगे, पर उसके बाद वो आके आपको किसी दिन 80 लाख का प्रॉफिट, 70 लाख का प्रॉफिट, 50 लाख का प्रॉफिट दिखाएंगे। लेकिन जबकि उनके मेन अकाउंट जो कि 88888 है, जो असली अकाउंट है, उसमें मैक्सिमम लॉस है। तो वैसे ही जो दिखता है वो बिकता है, तो वैसे ही वहां पर भी वो लोग वही कर रहा था, निक लीसन भी वही कर रहा था। तो अब यहाँ पर सीन ये हो जाता है दोस्तों कि ये सिलसिला तो चलता रहता है, फिर निक अपना लक आजमाता रहता है, ट्रेड कर रहा है, लॉसेस इधर जमा कर रहा है, लॉसेस जमा होते 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 70 करोड़ के हो जाते हैं, 70 करोड़ के लॉसेस। अब भाई अकाउंटेंट भी थोड़ी टेंशन में कि भाई साहब निक क्या चल रहा है, हमको महीने भर में सेटल करना पड़ेगा वरना आ जाएगा हमारे ऊपर से। तो निक फाइनली क्या करता है, निके के फ्यूचर्स में, निके जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स फ्यूचर्स में एक ट्रेड लेता है और वो ट्रेड उसको सही पड़ जाता है, जो लक बोलते हैं वो सही पड़ जाता है। तो निक के बन जाता है $10 मिलियन। तो अब क्या हो गया, जो लॉस था वो कवर हो गया। जुलाई 1993 निक के पास एक और मौका था ये सारे भसड़ से निकलने का। लेकिन कहते हैं ना वो ट्रेडर, आप में से भी अक्सर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते होंगे जो कहते होंगे कि यार एक बार बस लॉस रिकवर हो जाए फिर ट्रेड नहीं करूंगा, फिर ट्रेड नहीं करूंगा। पर लॉस रिकवर होने के बाद अगले दिन फिर ट्रेड करोगे, फिर वापस लॉस कर लोगे और इस बार बड़ा लॉस कर लोगे, फिर बोलोगे कि मैं वही करूंगा। साइकिल चलता रहता है। कितने लोगों के साथ होता है कमेंट्स में बताना। ऊपर से बोनस पे बोनस मिले जा रहे हैं, बड़े बड़े बोनस मिल रहे हैं। भाई लंदन से आ रहे हैं क्योंकि भाई निक बहुत बढ़िया संभाल रहा है, तो जुनून ठंडा होने को था नहीं। और निक को लगा यार अब मेरे को ट्रेडिंग आ गई है, जब मैंने लॉस रिकवर कर लिया, बड़ा पैसा दिख रहा है, अंधा पैसा दिख रहा है, मैं तो बहुत सारा पैसा बनाऊंगा। अब निक क्या लेने लगता है, निक ने ले लिए, कभी लॉन्ग ले रहा है, कभी शॉर्ट ले रहा है, बट निक का नसीब इतना सही नहीं है। निक लेना शुरू करता है शॉर्ट स्ट्रैंगल्स। अगर आपको जानना है शॉर्ट स्ट्रैंगल्स क्या होता है, कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। वैसे संक्षेप में इसी वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा, बट स्टिल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लिख दीजिएगा कमेंट्स में, वीडियो बना देंगे अपन। तो ये शॉर्ट स्ट्रैंगल्स लेने लग जाता है निकेई 250 के इंडेक्स से, जो कि टोक्यो का इंडेक्स होता है, और ये लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज HNI क्लाइंट्स। निक अपना खुद का अकाउंट मैनेज नहीं करता, वो HNI क्लाइंट्स के, जो भी बेरिंग बैंक्स के HNI क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए लेने लगता है, जहाँ पर वो थोड़ा बहुत पैसा तो बनाता है। लेकिन स्ट्रैंगल्स में आप पैसा तभी बना सकते हो जब मार्केट एक रेंज में होता है। मार्केट रेंज में मतलब मान लो निफ्टी अगर 16,000 और 16,100 के बीच में रहा, अगर उसी रेंज में रहा पूरी एक्सपायरी तक, तो शॉर्ट स्ट्रैंगल वाला बहुत तगड़ा पैसा बनाएगा। लेकिन अगर गलती से निफ्टी 16,900 चलेगा या फिर 15,200 चलेगा और आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, तो स्ट्रैंगल वाला फंस जाएगा, बिकॉज एक साइड का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट फिर निक के लॉसेस बढ़ने लगे और एज यूजुअल वो 88888 5 बार 8 है, उसमें सारे लॉसेस शिफ्ट करने लग गया। इस समय बेरिंग्स का ट्रस्ट इतना ज़्यादा था निक पे, जो कि होना नहीं चाहिए, बट इतना था कि ट्रेडिंग फ्लोर का भी जिम्मा इसी को दिया गया था सिंगापुर में, प्लस अकाउंट रिकंसाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निक को दी गई थी। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को मेंटेन करना है वो। इसका मतलब ये था कि निक के हाथ में ही सब कुछ था सिंगापुर में, वो कुछ भी फर्जीवाड़ा करके कर सकता था, और वही करता था। वो फर्जी झूठे कॉन्ट्रैक्ट्स भेजता था, वो फर्जी डेटा भेजता था कि भाई हम तो मुनाफे में, और बिकॉज बैंक को लगता था कि यार हम तो तगड़े मुनाफे में, तो हमको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो लंदन वाले लंदन के बिजनेस से पैसे से यहाँ पर देते रहते थे बोनस। तो बोनस सबको मिल रहा था, टॉप मैनेजमेंट खुश। इनफैक्ट टॉप मैनेजमेंट के कुछ लोग निक लीसन को बहुत सपोर्ट करते थे कि अरे भैया ये तो पैसा बना रहा है, जबकि असलियत ये थी कि वो बंदा क्लाइंट्स के पैसे डुबा रहा था।
अब सीन ऐसा होता है कि क्लाइंट के पैसे डुबाते 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 इतने पैसे डूब गए, और ये बिकॉज HNI क्लाइंट वो वाले नहीं रहते कि रोज़ शाम को बैठ के डीमैट अकाउंट खोल के देखे क्या हो रहा है, बिकॉज ये सारे सेंट्रलाइज्ड लिंक्ड होते हैं। क्लाइंट ने बैंक को पैसा दिया, बैंक कहीं पर भी लगा और पैसे बना के दे। तो सीन ये हो जाता है दोस्तों कि इतना ज़्यादा क्लाइंट्स का नुकसान हो जाता है कि अब क्लाइंट के पैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। अब मार्जिन कहाँ से लेके आएंगे? बॉसेस को तो फैट बोनसेस मिल रहे हैं, उनको तो कोई पड़ी नहीं है। लेकिन अब निक सोचा क्या करें क्या करें क्या करें, और निक ने खेल लिया दूसरा गेम। बिकॉज प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा आ रहे थे, उसने जुगाड़ जमा के अब बड़ा फैसला लिया, बैंक का ही पैसा मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। मतलब आप सोचो कंप्लायंस में कितना ज़्यादा फ्लॉ था कि बैंक ये चीज़ तक ऑडिट नहीं कर रही थी। बैरिंग्स जो इतनी ज़्यादा पुरानी बैंक थी, देखिए सीन क्या था, बैरिंग्स इतनी पुरानी बैंक थी, आप बोलोगे इतनी बड़ी बैंक ऐसे गलती कैसे कर सकती? वो इसलिए बिकॉज इसके जितने भी टॉप मैनेजमेंट थे सारे मर्चेंट बैंकर्स थे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे। ट्रेडिंग का उनको टी भी नहीं पता था, तो उनको पता ही नहीं था कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में एक्चुअली में रिस्क कितनी ज़्यादा होती है। और ऊपर से बिकॉज निक की अच्छी अच्छी खबरें आती थी, ट्रेडिंग फ्लोर में भी अच्छी अच्छी खबर आती थी, तो सबको लगता था कि बहुत ही बढ़िया है। इससे मॉरल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर FNO आपको समझ में नहीं आता है तो कृपया करके प्लीज़ उसमें मत घुसो। मतलब अगर नहीं आता तो उसमें ना घुसने में ही समझदारी है। बहुत लोग उसमें घुस जाते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। तो निक यहाँ पर लॉस पे लॉस कर रहा है, लेकिन वहाँ पे बॉस टॉस पे टॉस कर रहे हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए। अब एरर अकाउंट पे ना रेगुलेटर की भी यहाँ पर सिंगापुर में नज़र नहीं पड़ती। देखिए लंदन में जितने भी एरर अकाउंट होते हैं उसमें लंदन का जो स्टॉक एक्सचेंज होता है और रेगुलेटर होता है, अगर एक लिमिट में कुछ भी ज़्यादा दिखता है ना, वो उधर सीधे नोटिस भेज देता है। लेकिन सिंगापुरियन वाले रेगुलेटर उस टाइम पे हमारे बेबी के जैसे पूरी तरीके से चिल्ड थे, उनको कोई लेना देना नहीं था। करो नुकसान करो कुछ भी, कोई ट्रैक नहीं कर रहे थे। और निक बहुत शाणेपंती करता था, जब भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और अपना डेटा और अकाउंट स्टेटमेंट शेयर करता था, वो सिंगापुर में बने एरर अकाउंट के बारे में लंदन वाले ऑफिस को नहीं बताता था, क्योंकि उसको ये डर था कि कभी अगर लंदन सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर्स अथॉरिटी वालों ने इस चीज़ को देखा तो वो सस्पेक्ट कर सकते कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और सवाल उठा सकते थे। एडवांटेज सिंगापुर एक्सचेंज में यही था कि कोई नहीं देखता था। अब क्या होता था कि रूटीन ऑडिट का चेकअप होता था, जिसके लिए वहाँ के एक्सचेंज, लंदन एक्सचेंज वाले और लंदन के ऑफिस वाले बेरिंग वाले भेजते थे कि जाके एक बार चेक करके आओ। पहले ऑडिट से तो निक ने जैसे तैसे अपने आप को बचा लिया। दूसरे में उसको डर रहता था तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी चीज़ें देने लग गया। ऑल्दो सस्पिशन अब बढ़ते जा रहा था बिकॉज लंदन अकाउंट्स में मार्जिन्स बहुत आ रहे थे। लंदन के पैसे वो यूज़ कर रहा था, बहुत मार्जिन्स आ रहे थे। देखिए सिंगापुरियन एक्सचेंज में उस समय पे फ़ायदा ये भी था कि केवल 15% मार्जिन में कुछ भी आप ले सकते थे, सिर्फ 15%। मतलब आप 6 गुना कैपिटल, 6 से 7 गुना कैपिटल का ले सकते थे लेवरेज। पर अब ट्विस्ट आता है अक्टूबर 1992 में। अक्टूबर 1992 में निक लीसन ऑप्शंस बेचने लगता है विदाउट डूइंग हेजिंग, और ये इतना ज़्यादा बैकफायर करता है जिसके कारण निक लीसन को बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लगते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि जब फ्लोर पे सब कोई साथ में ट्रेड करते थे, निक कितना लॉस कर रहा था, तो कोई दूसरा बंदा, विरोधी बंदा क्यों ये खबर उधर नहीं पहुंचा रहा था? बिकॉज निक लीसन को फ्लोर पे हर कोई स्टार ट्रेडर समझता था। हर कोई को लगता था कि यार निक लीसन तो हर दिन देखो इधर बैठे बैठे कितने नोट छाप रहा है। बेसिकली इट्स मोर लाइक जैसे सोशल मीडिया के ज़माने में फेक लेवल ऑफ प्रॉफिट्स हर दिन दिखाया जाता है भाई, जो भी कुछ भी करके, और सबको लगता है ना कि यार कितना बड़ा ट्रेडर है, कितना बड़ा ट्रेडर है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता। लाइक वाइज फ्लोर पे सबको लगता था कि ये बहुत ही तगड़ा पैसा कमाता है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। फ्लोर पे लोगों को ये बताता था कि मैं क्रॉस ट्रेडिंग करता हूँ, आर्बिट्राज ट्रेडिंग करता हूँ, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट होता था। तो ये सिर्फ जो प्रॉफिटेबल पोजीशंस थे वो सबको दिखाता था, और बिकॉज अमाउंट बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट से ले रहा था, बैंक का पूरा पैसा लगा रहा था ना, तो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो सबको लोगों तो अरे भाई ये कितना पैसा कमा रहा है, जैसा आजकल होता है वैसे ही। तो इस चक्कर में 1995 में जब ऑडिटर्स थोड़े रूटीन चेकअप कर रहे थे ना, तो उनको थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज दिखने लग गई। उनको समझ में आने लग गया कि भाई दया कुछ तो गड़बड़ है। और निक सबको ये कहता था, मतलब वो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, कि मेरा ना एक मिस्टीरियस क्लाइंट है, एक मिस्टीरियस क्लाइंट है जिसके बिहाफ पे हम ट्रेड कर रहे हैं। बिकॉज बैंक के बिहाफ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, बैंक के पैसे से नहीं कर सकते हो। पर निक हमेशा ये कहता रहा कि नहीं, एक है, एक अकाउंट है, एक अकाउंट है। इससे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी चीज़ समझनी है दोस्तों, दैट बहुत बार हम सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें हम फुल्ली कन्विंस्ड हो जाते हैं। हमें इतने जल्दी कन्विंस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट
हर चीज़ को आपको थोड़ा स्केप्टिमिज्म के साथ देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप देख रहे हो, भले ही आपने अपने रेफरेंस चेक किए वो बिल्कुल सही हो। बेचारे काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में, मैंने तो काफ़ी सारे लोगों को देखा है। तो अब निक क्या करता है, 1994 पे अब बारी आती है, वो 92 से चल रहा है, उसका राड़ा चल रहा है। 1994 में 22,000 ऑप्शंस सेल कर देता है। जी हाँ, 22,000 ऑप्शन सेल कर देता है। और निक ये कहता है कि फिलिप बॉनीफॉय करके नाम का एक मेरा क्लाइंट है, ये उसका एक खुद ने ही उसने क्लाइंट बना दिया, बिकॉज बैक ऑफिस भी याद रखिए मैंने आपको बताया था इसी के हाथ में। तो फिलिप बॉनीफाई नाम का एक क्लाइंट है दोस्तों, जो ये ट्रेड कर रहा है, बड़े बड़े ट्रेड कर रहा है। 22,000 ऑप्शंस सेल कर दिया। अब इसके बाद भाई ने शॉर्ट ट्रायंगल्स लगाए 16 जनवरी 1995 को। स्ट्रेस में ये डिसाइड करता है कि बॉस लॉसेस बहुत बढ़ गए हैं, करीब करीब $50 मिलियन के आसपास जा रहे हैं। अब अगर मैं नहीं रुका तो गड़बड़ हो जाएगी, तो अब मैं खेलूंगा एक हीरो या ज़ीरो, डू और डाई। बैंक का सारा पैसे पे मार्जिन लगा के भाई साहब ने निके खरीद लिया। वो ये सोचने लग गए कि अगर मार्केट गिरेगा तो भी मैं अपने बैंक के पैसे से इसको रोक लूँगा, लेकिन वो ये भूल गया भाई, जब मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ता है ना तो कोई चीज़ नहीं रोक सकती। शॉर्ट्स ट्रायंगल लिया, एक तरीके से आप बोलो कॉल ऊपर का बेच दिया, पुट नीचे का बेच दिया, ये सोच के कि ये रेंज होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत गधे के से लिखी हो तो आप कुछ भी कर लो, आपको कोई नहीं बचा सकता। और सेम चीज़ हुई, 16 जनवरी को इन्होंने ये पोजीशंस लिए और 17 जनवरी को कोबी में अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक आ गया से जाहिर सा मतलब ये था कि मार्केट बुरी तरीके से गिरने वाला था। निक को टेंशन तो थी, अगले दिन गैप डाउन, मार्केट पूरी तरीके से गिर रहा है। भाई का M2M 1500 करोड़ के नुकसान में, 1500 करोड़ के नुकसान में। अब तो भाई फटी। अब उनको पता है नौकरी तो जाने वाली है, प्लस मेरे को अरेस्ट ना करवा दें, और इसलिए वो अपनी बीवी लीजा को लेकर शहर छोड़ने की योजना बनाता है। ATM से पैसे निकालता है, सिंगापुर छोड़ के फ्रैंकफर्ट पहुंच जाता है और वहाँ पर चिल करने लगता है। उसको लगता है यार चलो ठीक है, इतनी बड़ी बैंक है, 1500 करोड़ तो संभाल ही लेगी, 9000 करोड़ की ऑलमोस्ट संपत्ति है, 7-8 हज़ार करोड़ की कुछ संपत्ति संभाल लेगी। लेकिन तभी उसे न्यूज़पेपर दिखता है और टीवी में दिखता है दैट लिक्विडेशन में जा रही है बेरिंग्स बैंक, और ये अचानक से सोचता है मैंने तो सिर्फ 1500 करोड़ का नुकसान किया। आप भी सोच रहे होगे ना कि इसने तो 1500 करोड़ किया था, बैंक तो 8-9 हज़ार करोड़ की है, तो कैसे हो गई? वो इसलिए भाई साहब कि आपको क्या बताया था, शॉर्ट ट्रायंगल ये खोल के चले गए थे। फ्यूचर के लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट के ट्रायंगल क्लोज नहीं किए थे। एक तरीके से आप ये समझो 20 रुपीज़ का कॉल बेचा है, 20 रुपीज़ का पुट बेचा है। मार्केट अगर नीचे गया तो 20 रुपीज़ का जो कॉल बेचा है वो तो जीरो हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज़ पर लॉट। लेकिन अगर ये पुट 20 रुपीज़ का 2500 हो गया तो नुकसान तो होगा ना, 9000 करोड़। और 2013 साल पुरानी कंपनी, बैंक, दुनिया की पहली प्राइवेट बैंक हो गई बैंकरप्ट। इसको अरेस्ट किया गया फ्रैंकफर्ट में, 6.5 साल की सज़ा दी गई। उसके बाद ये बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी रोग ट्रेडर 1999 में, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी जो आप YouTube पे जाके चेक कर सकते हो। और ये थी उस रोग ट्रेडर की कहानी। मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा स्कैम करके बाद में ऑथर भी बन सकता है, ये नहीं है वैसे। मॉरल ये है कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप चाहे कुछ भी कर लो, आप जितना पैसा ले आओ, आप कभी ना कभी डूब जाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की स्टोरी से आपको कुछ सीखने मिला, हिस्ट्री मेरे साथ जीने मिली। अगर इतिहास के ये पन्ने आपको पसंद आए तो मेक श्योर 20,000 लाइक्स हम टारगेट कर रहे हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।